नमस्कार, आपका स्वागत है टेक्निकल योगा गुरुजी चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ योग से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। योग से आपको क्या-क्या लाभ होंगे, प्राणायाम से आपको क्या लाभ होंगे, हस्त मुद्राओं से आपको क्या लाभ होते हैं, चक्रों का क्या प्रभाव पड़ता है आपके शरीर पर। तो ये सारी चर्चा आज हम लोग करेंगे। हस्त मुद्राएँ हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ता है आपके शरीर के ऊपर। तो इसी के ऊपर आज मैंने एक टॉपिक चुना है कि डू योगा स्टे हेल्दी, करो योगा रहो निरोगा। तो योग अगर आप नियमित रूप से करते हैं तो ये सारे लाभ आपको प्राप्त होंगे। आगे हम लोग जानेंगे कि क्या-क्या लाभ आपको मिलेंगे योग से, प्राणायाम से, योगासन से, मुद्राओं से। उसके बाद चक्रों का कैसे आप जो है अनबैलेंस हैं तो उनको कैसे बैलेंस में लाएँ। ये सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो आप अगर लाइव जुड़े हुए हैं तो अंत तक देखिएगा, इससे आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ओम चैंटिंग करेंगे, प्रार्थना करेंगे, ठीक है? तो 3 बार आपको ओम चैंटिंग करना है। तो दोनों हथेलियाँ इस तरीके से आपस में मिला लीजिए, मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, गहरी श्वास लीजिए। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िएगा। जितनी ऊर्जा हथेलियों में है, अब धीरे धीरे अपने आंखों से चेहरे से स्पर्श करें। धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। नमस्कार, पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टेक्निकल योगा गुरुजी चैनल पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि योग का अर्थ होता है जोड़ना, ठीक है? तो आपका जो है शरीर का संबंध किससे होता है? आत्मा से। आत्मा का संबंध किससे होता है? परमात्मा से। तो जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप आत्मा से नहीं जुड़ पाएंगे और आत्मा आपकी परमात्मा से नहीं जुड़ पाएगी। इसलिए आपका जो है मन बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, इसमें सकारात्मक विचार होना चाहिए, नकारात्मक विचारों से दूरी बनाइएगा, ठीक है? और आपको 3 चीज़ों से बच के रहना चाहिए अपने जीवन में। पहला, आपको क्रोध नहीं करना है। क्रोध जब आएगा तो आपको नुकसान ही नुकसान देके जाएगा। हर तरीके से आपका नुकसान होगा क्रोध करने से। उसके बाद आपको लोभ नहीं करना है। अधिक लोभ करेंगे तो भी आप हमेशा दुखी रहेंगे। और तीसरा, आपको जो है काम से इससे दूर रहना है, कामाग्नि से। तो ये 3 चीज़ों को अगर आपने धारण कर लिया तो आपका जीवन जो है सरल रहेगा, संयमित रहेगा। आपके विचार जो हैं बहुत संयमित रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे, ठीक है? चलिए, तो उसके बाद योग का यहाँ पर आपने अर्थ समझ लिया। अब महर्षि पतंजलि ने योग की परिभाषा क्या बताई है, तो उसके बारे में जान लीजिएगा। तो समाधिपाद के दूसरे श्लोक में यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने योग की परिभाषा बताई है। तो किस तरीके से है? योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। इसका अर्थ होता है चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। अब आपकी जो चित्त में वृत्तियां हो जाती हैं, आपका मन विचलित हो जाता है, आपकी इंद्रियां आपके संयम में नहीं होती है, तो इसको नियंत्रण में लाने के लिए आपको योग का अभ्यास करना चाहिए, ठीक है? आसनों का अभ्यास करना चाहिए, प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। तब आपका जो है यहाँ योग की जो परिभाषा बताई है, इससे आपका चित्त जो है निर्मल हो जाएगा। तो इनकी वृत्तियों को आपको दूर करना है। तो चलिए, अब उसके बाद हम लोग आसन के बारे में जान लेते हैं।
तो आसन की परिभाषा महर्षि पतंजलि जी ने इस तरीके से बताई है। तो आसन जो होते हैं, आसन को भी आप जो है कई तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो आसन की परिभाषा पहले जान लीजिए। स्थिर सुखम आसनम, मतलब जिस आसन में स्थिर होकर बिना हिले डुले, बिना किसी कष्ट के लंबे समय तक आप बैठ सके, वह आसन है। जैसे अभी मैं पद्मासन में बैठा हूं, ठीक है। आप शुरुआत में अगर पद्मासन लगाएंगे तो 1 या 2 मिनट में आपको काफी दर्द होने लगेगा टखनों में, एंकल में, लेकिन मैं काफी देर तक बैठा ही रहता हूँ क्योंकि मुझे काफी सालों से प्रैक्टिस है, तो इसलिए मुझे दर्द का एहसास नहीं होता, क्योंकि ये आसन मेरा प्रिय आसन है। पद्मासन में मैं अधिकतर बैठता हूँ। तो चलिए, अब यहाँ पर आसन होते हैं, तो आसन को भी अलग अलग महर्षि पतंजलि ने बताया है कि कुछ आसन हैं जो शरीर से संबंधनात्मक होते हैं, जैसे कि आप खड़े होकर आसन कर सकते हैं, बैठ के आसन कर सकते हैं, पेट के बल लेट के आसन कर सकते हैं, पीठ के बल लेट के आसन आप कर सकते हैं। तो इन आसनों में आप अलग अलग आसनों का, जैसे खड़े होकर आप करेंगे तो वृक्षासन, ताड़ासन, त्रिकोणासन, अर्धचक्रासन, इस तरीके के आसन आप कर सकते हैं। वहीं बैठ के आप आसन करेंगे तो पर्वत आसन, आकर्ण धनुरासन, ठीक है, गोमुख आसन, मंडूक आसन, पश्चिम उत्तान आसन, तो इन आसनों का आप बैठ के अभ्यास कर सकते हैं। वहीं आप अगर पेट के बल लेट के करते हैं तो पेट के बल लेट के वाले जैसे भुजंग आसन आप कर लो, जो है शलभासन का अभ्यास कर लो, धनुरासन का आप अभ्यास कर लो, ठीक है, मकरासन का अभ्यास आप कर सकते हैं। वहीं अगर आप जो हैं पीठ के बल लेट के आसन करते हैं तो पीठ के बल में आप अगर लेटते हैं तो हलासन आप कर सकते हैं, ठीक है, विपरीत करनी सर्वांग आसन आप कर सकते हैं। तो ये आसन जो हैं चक्रासन, ये सब पीठ के बल लेट के आप आसन कर सकते हैं। लास्ट में सारे आसनों के बाद शरीर को आराम देने के लिए शवासन में आप पीठ के बल लेट सकते हैं। उसके बाद कुछ आसन ऐसे होते हैं जो ध्यानात्मक आसन होते हैं, जिनमें बैठ के आप प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं, मुद्राओं का अभ्यास कर सकते हैं और ध्यान में बैठ सकते हैं। तो ध्यानात्मक आसन में जैसे आपका पद्मासन हो गया, स्वास्तिक आसन हो गया, सिद्धासन हो गया, ठीक है। तो इन आसनों में बैठ के आप जो हैं अभ्यास कर सकते हैं ध्यान का, प्राणायाम का। चलिए, उसके बाद अब हम बात करते हैं कि प्राणायाम। तो प्राणायाम को भी जो है अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग उनकी संख्या बताई गई है। जैसे हठ योग में स्वात्माराम जी ने जो कृत उनकी है लिखी हुई, उसमें उनने 8 प्रकार के प्राणायाम का वर्णन किया गया है। 8 प्रकार बताए हैं, जैसे सूर्यभेदन, भस्त्रिका, उज्जयी, ठीक है, शीतकारी, शीतली, भ्रामरी, मूर्छा और प्लावनी। तो ये 8 प्रकार के प्राणायाम बताए गए हैं स्वात्माराम जी ने हठ योग में। वहीं घेरण योग की बात करें तो वहां पर भी आपको जो है घेरण मुनि ने 8 प्रकार के प्राणायाम के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो वहां पर भी आपको सूर्यभेदी, भस्त्रिका, उज्जयी, भ्रामरी, शीतली, शीतकारी, उसके बाद आपका आ जाएगा मूर्छा और केवली। यहाँ पर एक लास्ट वाला चेंज हो जाता है, केवली, वहां पर प्लावनी था हठ योग में, तो यहाँ पर केवली आ जाएगा। तो ये 8 प्रकार के प्राणायाम हैं, अलग अलग मौसम में अलग अलग प्राणायामों का आप अभ्यास कर सकते हैं। उसके बाद 4 प्रकार के जो हैं बंद बताए गए हैं हमारे योग ग्रंथ में। कौन कौन से 4 प्रकार के जो हैं बंद बताए गए हैं उनके बारे में जान लीजिए। जैसे कि आप गले में चिन्ह को जब इस तरीके से लॉक करते हैं तो ये आपका लग जाता है जालंधर बंद। पेट की मांसपेशियों को अंदर की ओर संकुचित करके रखते हैं, श्वास को अंदर या बाहर की ओर रोक के रखते हैं, तो ये आपका कौन सा लग जाता है, बाहर की ओर जब छोड़ के रखते हैं श्वास, तो ये आपका उड्डयन बंद लग जाता है। फिर गुदा द्वार को ऊपर की ओर संकुचित करते हैं तो वहां पर आपका कौन सा बंद लग जाता है, मूल बंद लग जाता है। और तीनों बंदों को जब आप एक साथ इस तरीके से लगाते हैं तो ये आपका हो जाता है महाबंध,
ठीक है, तो इसको बोलेंगे महावन। उसके बाद आपके जो है षट चक्रों के बारे में भी वर्णन मिलता है कि आपके शरीर में 7 जो हैं चक्र स्थित होते हैं, षट चक्र स्थित होते हैं। तो कौन-कौन से षट चक्र होते हैं? तो सबसे पहले जो हैं गुदाद्वार से 2 अंगुल ऊपर जो होता है, उसको मूलाधार चक्र के नाम से जाना। ये आपका रूट चक्र होता है, इसी के ऊपर आपका शरीर पूरा बैलेंस में होता है, ठीक है? तो मूलाधार चक्र जब ये अनियंत्रित हो जाता है तो आप जो है अनबैलेंस आपकी लाइफ हो जाती, कुछ भी ठीक-ठीक आपका होता नहीं है। तो इसको अगर आपको संयमित करना है, तो क्या करना होगा? पृथ्वी से आप जुड़ें, घास पे नंगे पैर चलें, ठीक है? खेतों में आप जा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन से, पृथ्वी से संपर्क में रहेंगे तो आपका मूलाधार चक्र जो है एक्टिव हो जाएगा, जागृत हो जाएगा, बैलेंस में आ जाएगा। वहीं आप मूलाधार से ऊपर आएँगे, तो 4 अंगुल ऊपर आएँगे, स्वादिष्टान आपका जो चक्र होता है, कौन-सा होता है? स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र अगर आपका अनियंत्रित हो जाता है, तो आपकी लाइफ में जो है कुछ भी बैलेंस में नहीं होता है। आप जैसे प्रोग्रेस आपकी कुछ रुकी हुई है, कि मेहनत ज़्यादा करते हैं, सफलता आपको मिलती नहीं है, उतना लाभ आपको प्राप्त होता नहीं है। तो स्वादिष्टान अगर चक्र आपका जागृत हो जाता है, तो इससे आपकी जो है तरक्की धीरे-धीरे होने लगती है। इसके लिए आप जो हैं अ, इसमें आपको एक तो आपको जो है झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है? झूठ का बिल्कुल भी उपयोग ना करें और आपको अपनी जो रुचि है, मतलब आप अगर किसी कला में माहिर हैं, तो उस पे पूरा फ़ोकस करें, 100% उसी के ऊपर लगाएँ। कुछ ही दिन में आपका स्वादिष्टान चक्र भी बैलेंस में आ जाएगा और आपको उस जो आपकी हॉबी है या आपका जो सब्जेक्ट आपने चुना है, उसमें आपकी कमांड अच्छी हो जाएगी, आपकी तरक्की होने लगेगी। ठीक है? तो अच्छे कार्य में आपको रुचि रखना है, बुरे कार्य अगर नशे आप करते हैं, तो नशे में आपका जो है चक्र बिगड़ने लगता है या आप बहुत क्योंकि ये आपके जो हैं संतान उत्पत्ति, ठीक है? इन चीज़ों से जुड़ा हुआ है, कार्य से जुड़ा हुआ है ये चक्र, तो इसको आपको जागृत रखना है। गलत दिशा में इसका आपको ध्यान नहीं लगाना है। सिर्फ़ आपकी जो हॉबी है, आपकी जिसमें कला है, रुचि है, उस पे ज़्यादा फ़ोकस करने हैं आपको। फिर उससे आप 2 अंगुल ऊपर आएँगे, आपका जो नाभि प्रदेश होता है ना, नाभि प्रदेश में मणिपुर चक्र का स्थान कहा गया। अब मणिपुर चक्र जो है, ये जो है सूर्य का स्थान कहा जाता है। जब ये डिसबैलेंस हो जाता है, तो आपको क्या-क्या समस्या हो सकती है? आपकी लाइफ में जैसे बहुत कठिन अभ्यास कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है, मान-सम्मान नहीं मिल रहा है, आपको पैसे की कमी आ रही है, आपकी शोहरत, इज़्ज़त, हर चीज़ में बिल्कुल डाउनफॉल जा रहे हैं, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो मणिपुर चक्र को जागृत करने के लिए आपको क्या करना होगा? ये सूर्य का स्थान है, तो आपका सूर्य ग्रह स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो सुबह जैसे ही उठते हैं, सूर्य उदय होता है, सनराइज़ के समय सूर्यदेव के सामने खड़े हो जाएँ, 5-10 मिनट की जो धूप सुबह-सुबह की होती है, तो 10 मिनट नियमित रूप से धूप लेना है आपको, ठीक है? सूर्यदेव जी को देखते हुए आप धूप लीजिएगा। उस समय धूप इतनी तेज़ नहीं रहती है, विटामिन डी भी आपको मिलेगा, आपके हड्डियाँ भी मजबूत हो जाएँगी उससे। उसके बाद आप सूर्यदेव जी को नहाने के बाद, स्नान करने के बाद जल दे सकते हैं, अर्घ्य दीजिएगा सूर्यदेव जी को, ठीक है? सूर्य की उपासना आप कर सकते हैं, रविवार के दिन सूर्यदेव का दिन होता है, उस दिन आप उपवास रख सकते हैं। तो सूर्य अगर ग्रह आपका स्ट्रॉन्ग हो गया, तो आपको जो है सम्मान मिलेगा, मान मिलेगा, इज़्ज़त मिलेगी, शोहरत मिलेगी, धन की आपकी बढ़ोतरी होगी, आपको पद प्रतिष्ठा सब में आप हर जगह अव्वल होंगे, नंबर 1 होंगे। तो ये आपका ग्रह बहुत जो है इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये जो मैंने उपाय बताए इनको कीजिए। फिर आप ऊपर आते हैं, हार्ट में जो होता है अनाहत चक्र होता है, इसको आप जो है ये आपके जो है रिलेशन को दर्शाता है, आपके संबंध लोगों से कैसे होते हैं, ठीक है? तो आप जैसे किसी से जुड़ते हैं, अगर आप किसी पे भरोसा कर लेते हैं और वो भरोसा तोड़ता है, आप दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो अगर आपका अनाहत चक्र एक्टिव रहेगा, तो आप रिलेशन में भी सतर्कतापूर्वक रहेंगे
कि कौन आपके लिए सकारात्मक है और कौन नकारात्मक है, तो आप उस स्तर पे उसको देखेंगे, आपको पहले से आभास होने लगेगा कि ये आदमी ठीक नहीं है, इसके साथ हमको नहीं रहना है, या ये हमारे लायक नहीं है दोस्ती के या बिज़नेस के लायक नहीं है। तो ये आपको जो है हार्ट मतलब दिल से भावनाओं से जुड़ा हुआ चक्र है, प्रेम से जुड़ा हुआ चक्र है। तो दिल से आप किसी से जुड़ते हैं और वो अगर आपका आपने सोचा वैसा अगर साबित नहीं होता है तो आप दुखी हो जाते हैं। उसके बाद फिर आपका कंठ प्रदेश में आता है विशुद्धि। विशुद्धि चक्र जो है आपकी वाणी के लिए, वक्ता लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, सिंगर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। विशुद्धि चक्र अगर डिसबैलेंस होगा तो आपके आवाज़ में वो मिठास नहीं रहेगी, मधुरता नहीं रहेगी। आप कुछ बोल रहे हैं, लोग आपको सुनना नहीं चाहेंगे, बोर होंगे। तो अगर विशुद्धि चक्र आपका जागृत हो जाता है, जैसे आपने सुना होगा कोई कहीं कथा चल रही होती है, कोई पंडित जी इतने अच्छे से प्रवचन कर रहे होते, कथा सुना रहे होते, तो भीड़ ऑटोमेटिक जुड़ी चली आती है, उनकी भाषा में इतनी मधुरता होती है, तो लोग खींचे चले आते हैं। और कहीं पर आपने देखा होगा कोई अगर अशब्द बोल रहा है, गाली गलौज करता है, तो वहाँ से आप धीरे-धीरे दूर भागने लगते हैं, हटो, हटो यहाँ बिल्कुल नेगेटिविटी है, यहाँ पर नकारात्मक बातें हो रही हैं, विचार हो रहा है, तो वो वैसी जगह से आप दूर हट जाओगे, जहाँ चुगलियाँ होती है वहाँ से आप दूर हट जाते हैं। तो अगर विशुद्धि चक्र आपका जागृत होता है, तो इसमें उपाय यही है कि आप झूठ ना बोलें, आपको झूठ का सहारा नहीं लेना है, ठीक है? उसके बाद ओम की आप जो है साधना कर सकते हैं, ओम उच्चारण कीजिएगा, ओम 3 शब्दों से मिलकर बना है आ, ऊ और मा। तो जैसे ही आपने आ बोला तो आपके नाभि प्रदेश से ऊपर की ओर, मूलाधार से ऊपर की ओर जो है की ध्वनि निकलती है, ठीक है? ऊ में कंठ प्रदेश पे आपको वाइब्रेशन फील होगा। माँ बोलेंगे तो आपको मस्तिष्क में वाइब्रेशन होगा। तो ओम चैंटिंग 5 से 10 मिनट नियमित रूप से कीजिएगा, आपका विशुद्धि चक्र संयमित हो जाएगा, आपकी भाषा में मधुरता आ जाएगी, लोग आपको आवाज़ सुनने के लिए इच्छा जाहिर करेंगे, आपकी तरफ आकर्षित होंगे, आपकी इतनी मधुर भाषा हो जाएगी। उसके बाद आपका आता है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र ये इतना मजबूत चक्र बताया गया है कि अगर ये जैसे जागृत हो जाता है तो आप त्रिकालदर्शी हो जाते हैं। यहीं बैठे-बैठे आपको पूर्व आभास हो जाता है कि कोई घटना होने वाली है या कुछ होने वाला है, या आपको पहले से चीज़ें दिखने लगती है। आप दूर की चीज़ देख सकते हो यहीं बैठे-बैठे अगर आपका आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है। इसको थर्ड आई चक्र भी बोला जाता है। ठीक है? सिक्स्थ सेंस जैसे किसी-किसी का चलता है ना कि हाँ, मेरे को पहले से पता था यहाँ ये ऐसे होने वाला है। तो ये आज्ञा चक्र के कारण ही होता है, यहाँ पर। दोनों आईब्रो के बीच भूमध्य में स्थित होता है, ये आपका आज्ञा चक्र होता है। इसको आप स्टिमुलेट कर सकते हैं, गुरु का ध्यान कीजिए, अपने इष्ट देव का ध्यान कीजिए, अपनी श्वासों का ध्यान कीजिए, तो ये संयमित हो जाता है आपका। तो आँखें बंद करके बस अपने श्वासों के ऊपर ध्यान लगाइएगा, या यहाँ पर अपने इष्ट देव को देखिएगा, या यहाँ पर अपने गुरु का ध्यान कीजिएगा। फिर आपका होता है सहस्त्रार चक्र। तो सहस्त्रार चक्र ये पूरे मस्तिष्क, पूरे शरीर को बैलेंस में करने के लिए ही होता है। ये अगर डिसबैलेंस हो जाता है तो आपको मानसिक रोग बहुत सारे हो सकते हैं, अनिद्रा की समस्या हो जाती है, आपके से दुःख ज़्यादा रहेंगे। तो इसको अगर आपको एक्टिव रखना है, तो आपको किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी को अशब्द नहीं बोलना चाहिए, हमेशा बड़ों की रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, चरण स्पर्श करना चाहिए, झुक के जो हैं साष्टांग नमस्कार, दंडवत आपको जो है प्रणाम करने चाहिए अपने माता-पिता के, अपने गुरु को, ठीक है? अपने इष्ट देव को, अपने बड़े जो भी हैं भाई, बंधु, बहन, चाचा, मौसा, फूफा, इन सब का जो है अच्छे से आदर संस्कार आपको इस तरीके से प्रणाम करें, उनका दिल ना दुखाएँ, उनका आशीर्वाद लें, तो ये आपका बैलेंस में हो जाएगा, तो आप फिर देखेंगे आप तरक्की ही तरक्की करते जाते हैं। अपने गुरु का, इष्ट का, माता-पिता का कभी दिल आपको नहीं दुखाना है, उनके बारे में कभी अशब्द नहीं बोलने हैं, ना किसी के मुँह से सुनने हैं उनके बारे में। तो ये तो चक्रों की बात हो गई। इसी तरीके से कुछ मुद्राएँ होती हैं जो भी आपको कई रोग में महत्वपूर्ण आपको लाभ देती हैं। कौन-कौन सी ऐसी मुद्राएँ हैं?
अब जैसे अभी मैं पद्मासन में बैठा हूँ, दोनों हाथों को इस तरीके से सामने लाएं, अंगूष्ठ और तर्जनी उंगली को इस तरीके से मिला लीजिए आगे वाले हिस्से, तीनों उंगलियां बाकी की सीधी रखें, दोनों हथेलियों का मुख जो है छत की ओर रखते हुए घुटने के ऊपर रख दें। मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी और आंखें बंद करके सिर्फ श्वासों के ऊपर ध्यान लगाना है। जो श्वास आप अंदर ले रहे हैं उसको देखिए, जो प्रश्वास बाहर छोड़ रहे हैं उसको देखिए। तो ये हो गई आपकी ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा का अभ्यास अगर आप करते हैं 45 मिनट नियमित रूप से, तो इससे क्या क्या लाभ होंगे प्राप्त आपको? तो पहला लाभ ये होगा, आपके मानसिक तनाव कम हो जाएंगे, नकारात्मक विचार आपके दूर हो जाएंगे, मन शांत रहेगा, ठीक है, अनिद्रा की समस्या दूर हो जाएगी, ठीक है। तो इसका अभ्यास आप इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद अगर दूसरी मुद्रा जो है हस्त मुद्रा, वायु मुद्रा, तो इस तरीके से तर्जनी उंगली को मोड़ा, अंगूष्ठ की जड़ में आपने इस तरीके से लगाया और ऊपर से अंगूठे से दबा दीजिए इस तरीके से। दोनों हथेलियों को वापस घुटने के ऊपर रखें, हथेलियों का मुख हमेशा छत के ऊपर रखना है, मेरुदंड सीधा रखना है, गर्दन सीधी रखना है, आंखें बंद। इस तरीके से आप वायु मुद्रा में बैठेंगे 30 मिनट या 10-10 मिनट के 3 सेट आप कर सकते हैं। तो इससे आपको क्या क्या लाभ प्राप्त होंगे? तो इससे ये लाभ प्राप्त होगा, पहला कि आपको अगर जैसे पेट में गैस बन गई है वो दूर हो जाएगी, सिर दर्द की समस्या हो गई, शरीर में कहीं दर्द हो गया या जोड़ों में दर्द होने लगता है, तो उसके लिए काफी लाभदायक होती है वायु मुद्रा। इसका अभ्यास कीजिए आप 30 मिनट प्रतिदिन। उसके बाद अगर आपको कैल्शियम की कमी है, हड्डियां कमजोर है, सुनाई कम दे रहा है, तो उसके लिए एक महत्वपूर्ण मुद्रा है आकाश मुद्रा। तो अंगुष्ठ और मध्यमा उंगली के अग्रभाग को इस तरीके से मिलाकर टिप को आपको बाकी की उंगलियां सीधी रखते हुए अपने आसन के ऊपर बैठे रहें। इस तरीके से हथेलियों का मुख छत की ओर रखना है, मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास के ऊपर लगाएं जब तक आप मुद्रा का अभ्यास करते हैं। तो ये आकाश मुद्रा है, इससे आपको कान में कम सुनाई दे रही है या टिनिटाइटिस कुछ कुछ आवाजें आती हैं, तो उसके लिए लाभदायक होता है, ठीक है। हड्डियां आपकी कमजोर हैं, कैल्शियम की कमी आती है, तो उसको ये मजबूत करता है, आकाश तत्व को आपको मजबूत कर देता है। उसके बाद अगली जो मुद्रा है पृथ्वी मुद्रा, तो ये अंगूष्ठ से आपने अनामिका उंगली रिंग फिंगर को मिलाया, बाकी की उंगलियां सीधी रखें, तो ये आपकी हो गई पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा का भी अभ्यास जो है आप 30 मिनट प्रतिदिन कर सकते हैं या तो 10-10 मिनट के 3 सेट कर सकते हैं। इससे आपको क्या लाभ प्राप्त होगा? अगर आपके चेहरे में कालापन आ रहा है, दाग धब्बे हो रहे हैं, चेहरे की चमक चली गई है, ठीक है, तो ये बहुत ही लाभदायक है पृथ्वी। और आपके शरीर में उथल पुथल मची हुई है, संतुलन नहीं है, तो संतुलन लाने के लिए पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास करें, चेहरे की चमक बढ़ाने के लिए और शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए पृथ्वी मुद्रा में आप जो है 30 मिनट प्रतिदिन बैठ सकते हैं। उसके बाद अगली जो मुद्रा है वो है वरुण मुद्रा। अंगूष्ठ से कनिष्ठिका मतलब छोटी वाली उंगली के अग्रभाग को मिलाया, बाकी की उंगलियां सीधी रखी आपने, दोनों हथेलियों को वापस घुटने के ऊपर रखें, मेरुदंड सीधा रखें, गर्दन सीधी रखें, आंखें बंद, पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास के ऊपर लगाएं। तो ये है आपकी वरुण मुद्रा। इसका 24 मिनट प्रतिदिन अभ्यास आप कर सकते हैं या 8-8 मिनट के 3 अभ्यास कर सकते हैं। इस मुद्रा से आपको क्या लाभ प्राप्त होंगे? तो जैसे किसी का जल तत्व डिसबैलेंस हो गया है या अधिकता हो गई या कम हो गया है, तो ये बहुत सारे त्वचा रोग में लाभदायक होता है, ठीक है। उसके बाद आपके चेहरे की चमक बढ़ा देता है, किसी का हाइड्रोसिफिलिस पानी भर गया सिर में उसमें लाभदायक है, पेट में पानी भर गया एसाइटिस फ्लूइड उसमें लाभदायक है, फेफड़ों में पानी भर गया प्यूरल इफ्यूजन उसमें लाभदायक होता है। तो जल तत्व की जिसकी कमी हो रही है, अधिकता हो रही, वो लोग वरुण मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं 24 मिनट के लिए। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण मुद्रा है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा का अगर आप प्रतिदिन अभ्यास करते हैं तो इससे आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाती है, आंखों की रोशनी बढ़ने लगती है, आपका जो है मानसिक तनाव कम हो जाता है, नकारात्मक विचार दूर हो जाते हैं। तो कनिष्ठिका और अनामिका के अग्रभाग को अंगुष्ठ से मिलाइए, बाकी उंगलियां दोनों सीधी रखें, दोनों हथेलियों को इस तरीके से घुटने के ऊपर, मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, गहरी श्वास लें, छोड़ें, पूरा ध्यान अब अपनी श्वासों के ऊपर रखें। इसका अभ्यास जो है प्रतिदिन 45 मिनट करना होता है प्राण मुद्रा का। इससे प्राण वायु भी आपकी संयमित हो जाती है, ठीक है।
तो इसका अगर आप 45 मिनट रोज अभ्यास करेंगे तो इससे लाभ क्या क्या प्राप्त होंगे आपको। तो पहला लाभ आपको ये मिलेगा इससे, एक तो आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाएगी, फेफड़ों में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, ऑक्सीजन का लेवल अच्छा रहेगा, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, प्राणवायु आपकी नियमित में हो जाती है, नकारात्मक विचार दूर हो जाते हैं, मन शांत रहता है, आंखों के लिए काफी लाभदायक होता है। तो इसका अभ्यास कर सकते हैं आप। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो मैं आज आपको देने के लिए लाइव मैंने सेशन लिया है। अगर आपको ये जानकारियाँ अच्छी लगी हो तो आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं, या किसी और टॉपिक पर अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। हम अगले बार लाइव स्ट्रीम पे आएंगे तो आपके उस जो भी टॉपिक आप रख रहे हैं या प्रश्न पूछ रहे हैं उनका हम यहाँ से आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे कुछ योग प्राणायाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तो मैं तो आपको यही कहना चाहूँगा, रोज करोगे योग स्वस्थ रहोगे रोज, इसलिए योग करते रहिएगा। अपने 24 घंटे के भाग दौड़ भरी जिंदगी में से अपने स्वयं के लिए 1 घंटे निकालिएगा, क्योंकि प्रथम सुख होता है निरोगी काया। अगर आपकी काया ही डिस्टर्ब है, गड़बड़ है, वजन बढ़ रहा है, बीमार रहते हैं, तो आप कार्य नहीं कर पाएंगे, आप आय नहीं कमा पाएंगे, तो आप क्या सुख देख पाएंगे। इसलिए शरीर को सबसे पहले स्वस्थ रखें, 1 घंटा अपने शरीर को दीजिएगा। आप दौड़ सकते हैं, ठीक है, टहलने जा सकते हैं, योग प्राणायाम मेडिटेशन कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन 1 घंटे शरीर को जरूर दीजिएगा। आपका शरीर सबसे अनमोल है, ये स्वस्थ रहेगा तभी आपकी जो है आय होगी, वृद्धि होगी, आप सारे सुख भोग सकते हैं। तो यही मेरा संदेश था आपके लिए। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।